के शर्मा जी, के शर्मा जी, अभी कई सारे मेहमानों ने अपनी अपनी तरफ से अपनी राय रखी। विपक्ष ने साफ साफ कहा कि इस बजट में किसी भी वर्ग, किसी तबके के लिए कुछ नहीं है। ममता बनर्जी का बयान आपने देखा और सुना, जिसमें वो कह रही हैं ये कुछ नहीं है, ये झूठ का कूड़ा है, विजनलेस है, दिशाहीन है, मिशनलेस है, एंटी विमेन है। देखिए, विपक्ष इसके अलावा कह क्या सकता है? पिछले 11 सालों से यही तो रट लगाया हुआ है। लेकिन देश की जनता वो बजट से खुश है और पिछले 11 साल के बजट से लगातार खुश है, तभी भारतीय जनता पार्टी को जिता रही। अब रही बात है विपक्ष को तो यही सब करना है, ये है जी, वो गलत है जी, वो गलत है, और यही कहते कहते हर चुनाव ये हार भी रहे। सच ये है कि ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, सभी वर्गों के लिए समुचित रूप से एक बहुत ही लाभकारी बजट है और आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की संकल्पना से तैयार किया हुआ बजट है। और इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया इस बजट में, कभी जिसकी बजट, यहां बहुत से इकोनॉमिस्ट भी हैं, जहां पर 2 लाख करोड़ का बजट होता था, आज लगभग 12.5 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर पर बजट है। आप समझते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर जब इतना इन्वेस्टमेंट होता है तो उसका लाभ किसको मिलता है? सड़कें बनना हो, पुल बनना हो, पुलिया बनना हो, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के वर्क हैं, इस पे मजदूरी करने वाले लोग हों, चाहे युवा जो इंजीनियर्स हैं इसके अंदर, या तमाम लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जब 2 लाख करोड़ से बढ़ के वो 12.5 लाख करोड़ होता है तो आप समझ सकते हैं कि उनको कितना बेनिफिट होने वाला है। आप रक्षा बजट का यदि आप देखें, डिफेंस में 5,54,585, ये लगभग जो है 10 से 12% की वृद्धि हुई है। इसका कितना बेनिफिट होने वाला है हर सेक्टर में, और उसको ध्यान में रखते हुए कि 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना है, इस संकल्पना के साथ में इस बजट को प्रस्तुत किया है। ये एक तरह का माइलस्टोन है। ये माइलस्टोन है प्रत्युष जी की आने वाला जो भारत है वो कैसे आत्मनिर्भर बने, कैसे वो विकसित भारत के रूप में कंसेप्ट में आए, और उसके लिए अभी आपने देखा 20 जो है खनन कॉरिडोर बनाएंगे। जी देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ये हैंडरेस कर रहे हैं जो आपने कहा कि एक बात कह दूं, एक बात कह रहा हूं मात्र कि इनके समय में किस तरह का कोयला खदानों का आवंटन था। इनका आवंटन ये था कि साइकिल बनाने वाला जो है उसको इन्होंने पर्ची से दे दिया कोयला खदान, किसी खैनी खाने बनाने वाले को दे दिया, किसी जो है पान मसाला बनाने वाले को, किसी को भी दे दिया सर। और आज ये हालत है कि आज जो है उसके कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, आज उसके कॉरिडोर तैयार हो रहे हैं जिसमें कि बहुत पारदर्शी तरीके से खनन का सारा जो है वो नियंत्रण जो है आएगा लोगों के पास। जी तो इस तरह के जो बहुत ही मेजर सवालों पे जवाब सिस्टमैटिक चलेंगे। ये पूर्ववर्ती सरकारों के बारे में मैं बताया कि उस वक्त बजट में क्या होता था। हाँ, इन्हीं की बातों का जवाब दूंगा। एक समय यह भी देखा था देश ने कि एक व्यक्ति जो सुई नहीं बनाता था, जिसपे बैंकों का बड़ा बड़ा लाखों हजारों रुपए करोड़ों रुपए का कर्जा हुआ करता था, उसको रफेल बनाने का सौदा इन्हीं प्रधानमंत्री जी की सरकार ने दिया था। आप जानते हैं सबने, अनिल अंबानी को। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, 3 सवालों के जवाब दे दीजिएगा के शर्मा जी। मेक इन इंडिया, ब्लू आइड बॉय, ब्लू आइड स्कीम ऑफ भारतीय जनता पार्टी एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुझे ये बता दीजिए वो जो शेयर है वो आज मिमिया क्यों रहा है? 17% से 25% ले जाने का वादा था मैन्युफैक्चरिंग को, आपने 12.8 पे लाके क्यों खड़ा कर दिया है उसको? दूसरा सवाल मेरा, आप ये कहते हैं इंटर्नशिप योजना पिछली बार आई थी, मैंने आपके डिबेट में अभी भी सवाल पूछा था, ये के शर्मा जी शायद नहीं थे उस समय। इंटर्नशिप योजना आप लेकर आए थे, गाजे बाजे के साथ आपने वही बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। 10,830 करोड़ रुपए से घटा के उसको 526 करोड़ रुपए, यानी कि 95% उसको कट क्यों किया आपने?
मनरेगा जैसी जो एक लाभकारी स्कीम थी जो यूपीए लेकर आई थी, आपने ठीक है उसका नाम चेंज कर दिया, लेकिन उसका बजट केवल 30,000 करोड़ रुपए कर दिया। और जो हमारे जो राज्य हैं जिन पे ऑलरेडी कर्जा बढ़ रहा है, इस समय जो कर्जे में दबे हुए हैं, उन राज्यों पे आपने उसका जो पूरा भार है उसको डालने का काम। ठीक है, जवाब ले लेते हैं इन तीनों बातों पे जवाब दे दीजिए। नहीं, मुझे तो कांग्रेस के प्रवक्ता के बातों से यही एक आश्चर्य हो रहा है कि राफेल की चर्चा आप कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, आप राफेल को भी छोड़ की दीजिए, चर्चा आप कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, उसमें टेक्नोलॉजी नहीं, सुन लीजिए, अभी आपने युवाओं की बात करिए। मैं तो युवाओं की इंटर्नशिप स्कीम की बात कर रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आज अगर किसी की भूख है, आज बेरोजगारी है, तो वो 2047 तक इंतजार करे या आज उसका निवारण करेंगे? मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। अगर किसी की भूख आज है, अगर किसी को नौकरी आज नहीं मिल रही है, युवा को अगर वो पढ़ नहीं पा रहा है, उसका निवारण आप 2047 में करेंगे कि आज करेंगे? आपने जो 3 सवाल पूछे उनका जवाब तो ले लीजिए, वो दे रहे हैं। नहीं, वो राफेल पे अटक देना। नहीं, वो राफेल का जिक्र आपने किया था। बोलिए, इंटर्नशिप का पूछिए। नहीं, राफेल की जिक्र इन्होंने छेड़ा, मैंने नहीं छेड़ा। राफेल कोल का भी आप ही लेकर आए, जो है कुंडली मार कोल का आज इस बात से कोई लेना देना नहीं था। आप जो है कोल को भी आज आप लेकर आए और कोल को कमीशन नहीं मिल रहा है। भैया आप ये बीच में क्यों चिल्ला रहे हो यार? ये बदतमीजी होती है, और किसी को नहीं, ये बदतमीजी है ईशान, ये बदतमीजी है। तमीज सीखो डिबेट का, गौतम तमीज सीख के आपने सबसे ज्यादा खदाने दिया। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। कोल को ये लेकर आए तो मैं राफेल को लेकर आया। आप बजट, हाँ मैं राफेल इन्होंने जिक्र किया तो उसका एक छोटा सा जवाब तो बनता है ना। ज्यादा खदाने आप गौतम अडानी को देते हैं। इन्होंने राफेल के ऊपर इधर कुंडली मार के बजट पे रहे हैं। भैया शांति रखो ना। आप क्यों पलट रहे हो? आपने प्रश्न उठाए ना। मैं तो पूछ रहा हूँ प्रश्न, इंटर्नशिप पे बताइए। हाँ, तो मैं आपने राफेल पे आप ये मानते हैं कि आप कमीशन कर रहे थे? राफेल पर आप ये मानते हैं आप कमीशन का इंतजार कर रहे थे कि वो जो शेयर था गाड़ियों वाला वो आज मिमिया क्यों रहा है, वो पीछे कहाँ रह गया? वो 12.8% कैसे आ गया? आज भी आपने इतना जवाब तो ले लीजिए। ऐसे डिबेट नहीं हो सकता यदि कांग्रेस ये इस तरह के स्तर पर आएगी। ऐसे डिबेट नहीं हो सकता। कांग्रेस के प्रवक्ता को बोलिए वो तमीज सीख कर आए। 3 सवाल मैंने पूछा। वो 3 सवाल पर आ रहे हैं। कहिए कि वो सीख कर आए। 3 सवाल पर आ रहे हैं, 3 सवाल का जवाब दे रहे हैं। पुनः कह रहा हूं आप, हाँ, मैं स्पेसिफिक तीनों सवालों के जवाब दूंगा सर, बिल्कुल स्पेसिफिक दूंगा। देश सुन रहा है, बस वो शांति से बैठे हुए स्टूडियो का फायदा न लें। मैं इतना ही कह रहा हूं, आप राफेल पर कमीशन के लिए इंतजार किए बैठे थे, कुंडली मार के उसके बैठे थे। क्यों? आपका सौदा होने दे लेकर आ रहे थे। आज हमने सौदा भी किया है, हमने राफेल लाया भी है, हमने राफेल उसको 1500 हमने राफेल की मैन्युफैक्चरिंग भी चालू 3 गुना ज्यादा का टैक्स। हम तो एचएएल को आप फंस चुके हैं राफेल करके, 2-3 राफेल करके फंस चुके हैं। आप पहले वापस ले लीजिए। अब मैं दूसरे बात पे आता हूँ। अब मैं दूसरे पे आता हूँ। नहीं अटकने वाला मैं आपको। पहला चीज मेरे पास कई अहम मुद्दे शिक्षा पे हमने देखा है कि किस तरह से शिक्षा के ऊपर आपने देखा वो कोठारी कमीशन 1966 में बना, उसके बाद NEP 2020 में दोनों ही में ये कहा गया कि 6% GDP का शेयर एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए, और वो कहाँ है? वो 0.67% के ऊपर हुआ है। उसी तरह से एक और महत्वपूर्ण चीज, इनोवेशन, आप इनोवेशन पे क्या खर्च कर रहे हैं? 1% मैन्युफैक्चरिंग होगा, ना डिफेंस होगा, ना एग्रीकल्चर होगा, ना MSME प्रॉस्पर्स करेंगे। इनोवेशन पे, R&D पे आपका खर्चा 1.25% से कुछ नहीं होने वाला है। इजराइल जैसा देश 6% और बड़ी इकोनॉमी अमेरिका जैसी 3.5% खर्च कर रही है, उसके ऊपर आप ध्यान क्यों नहीं देते? के शर्मा जी देखिए, इनकी दिक्कतें बहुत हैं सर प्रत्युष जी। इनको क्या है, केवल कहीं का विश्व के किसी देश का उठा लेंगे। अरे भैया पहले भारत को समझो। आप भारत को समझते ही नहीं हैं। इतना बड़ा देश, यहां केवल एक जलवायु नहीं है, यहां विभिन्न तरह की जलवायु हैं, विभिन्न तरह की चीजें हैं, और सबका ग्रोथ होना जरूरी है। एक पॉइंट पर ग्रोथ नहीं होता है। जलवायु का क्या मतलब है? हर तरह से ग्रोथ करना। इसीलिए मैंने कहा हम युवाओं के लिए भी कार्यक्रम लेके आए, हमने ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम लाया, जो किसी मित्रों का हो रहा है, लेकिन गरीबों का ग्रोथ नहीं हो रहा है, लेकिन गरीब ही समझे कि उनका ग्रोथ समझाना चाहिए।